तो साथियों, जैसे मेरा आपसे वादा था टीआरई 4.0 एग्जाम से पहले जितना भी हिंदी में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी, चैप्टर होगी और जो जो आपकी कमियां होगी, मुझे आपको उससे अवेयर करना बड़ा मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो उसी क्रम में मैंने सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने पहले से लिस्ट बना के कवर करा दिया है। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, जिसे हम लोग बोलेंगे वर्णमाला बोलेंगे, या फिर इस चैप्टर को हिंदी में वर्ड विचार के नाम से भी जाना जाता है। तो हम इस कुछ प्रश्न के जरिए पूरे थ्योरी को समझेंगे और जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें आप, क्योंकि ये वर्णमाला हालाँकि बहुत सरल चैप्टर होता है, लेकिन आप इसमें बहुत ही ज़्यादा चांस बन जाता है इसको आप गलत करके आ जाते हैं। और इसमें गलत करना इसका सीधा-सीधा सा मतलब होता है कि आपका जो है कट ऑफ से बाहर होना। तो आइए हम कुछ प्रश्न लेंगे और डिटेल से इसके थ्योरी को समझेंगे। आइए पहला प्रश्न हम लेते हैं और जानते हैं पहले प्रश्न के बारे में। ये पहला प्रश्न है, आप कोशिश करिएगा आप भी अपने से इसके उत्तर को सही करने का। पहला प्रश्न ये है कि किस क्रम में स्पर्श और संघर्षी व्यंजन नहीं है? ध्यान दीजिए कि इन सब में आपको ये देखना है कि किसमें स्पर्श और संघर्षी व्यंजन नहीं है, बल्कि कोई और भी व्यंजन इसमें शामिल है। जिसमें स्पर्श और संघर्षी व्यंजन होगा बस यही दोनों, तो वो हमारा ऑप्शन क्या होगा? इससे इसमें स्पर्श और संघर्षी व्यंजन है, इसमें स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, इसमें स्पर्श संघर्ष, कौन-कौन स्पर्श और संघर्षी व्यंजन इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। पहले आप केवल इसका उत्तर देख लीजिए। इसमें जो है आपका स्पर्श और संघर्षी व्यंजन नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा-सा ये डिटेल चर्चा करते हैं और एक-एक चीज़ की जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो बेसिक जानकारी, इसके बारे में थोड़ा-सा हम चीज़ों को क्लियर करते चलते जाएँगे। तो पहला आपको याद रखना है कि ये जो च या छ है, इसमें स्पर्श और संघर्षी व्यंजन है। क्यों नहीं, इसका पूरा रीज़न बताएँगे। स्पर्शी व्यंजन होता क्या है? पहले आप समझिए कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी न किसी अवयव को स्पर्श करती है। जब हम इन सभी, जैसे क वर्ग के वर्ड हो गए, अक्षर हो गए, ट वर्ग के हो गए, त वर्ग के हो गए, प वर्ग के हो गए, प, फ, ब, म, ये जितने अक्षर आपको दिख रहे हैं, आप जब इनको बोलेंगे तो आपकी जो जिह्वा है, यानी जो जीभ है, वो मुख के किसी न किसी हिस्से से, यानी मुख ने किसी न किसी भाग से ज़रूर वो स्पर्श करेगी। चाहे तलवा से, चाहे दाँत से, चाहे जीभ आपका क्या कहते हैं, होंठ से। तो किसी न किसी आपके मुख के किसी न किसी भाग से ज़रूर आपका जो है जीभ स्पर्श करेगा। और इन सभी, यही एक कारण रहता है जिसकी वजह से इन सभी अक्षरों को हम स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। कौन-कौन होते हैं आपको याद रखना है। तो जैसे-जैसे आप बोलेंगे क वर्ग के क, ख, ग, घ, ये सभी स्पर्श व्यंजन। ट वर्ग के ट, ठ, ड, ढ, त वर्ग के त, थ, द, ध, प वर्ग के प, फ, ब, भ, ये सभी। स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं याद रखना। अब ये देखिए दोनों में अंतर होता है। अगर आपसे बोले केवल स्पर्श व्यंजन, तो आपको ये जवाब देना है ये सभी होते हैं। अगर दोनों पूछ ले, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, दोनों साथ में लगे रहेंगे, तो आपको याद रखना है च, छ, ज, झ। आप बोलेंगे सर, अब देखिए होता क्या है कि एग्जाम में जब आप प्रेशर हाल में बैठते हैं, एग्जाम हाल में बैठते हैं, आपके एक दिमाग में प्रेशर होता है, तो आप यही छोटी-छोटी चीज़ों को कन्फ्यूज़ करके चले जाते हैं। इसलिए मैं ये आज का मेरा पूरा उद्देश्य यही रहेगा कि आपको वर्णमाला से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, मैं आपको अवेयर करता चलूँ कि आपको क्या करना है। तो वर्णमाला को कम से कम आप इसको हल्के मत लीजिए। आप इस पे जो है अच्छे से अच्छे अभ्यास करके जाइएगा और जो मैं बता रहा हूँ छोटी-छोटी कमी, इस पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा। तो ये जैसे एक छोटी-सी ये अंतर है, स्पर्श व्यंजन को आप ये बोलेंगे, स्पर्श संघर्षी व्यंजन आ जाएगा तो च वर्ग के, जैसे च, छ, ज, झ, ये सभी स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, दोनों। और यदि संघर्षी व्यंजन पूछ लें, याद रखिएगा, स्पर्श व्यंजन पूछेगा तो आप इसका जवाब देंगे ये। स्पर्श संघर्षी व्यंजन बोल दो च, छ, ज, झ। और अगर केवल संघर्षी व्यंजन पूछ ले तो आपका जवाब ये होना चाहिए। कौन-कौन से, इसको आप देखिएगा। तो कौन-कौन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय प्राणवायु संघर्ष के साथ मुख से बाहर निकलती हो। जब भी ये ऐसे वर्ड होते हैं, अक्षर होते हैं, जब आप इसको बोलेंगे तो आपके जो मुँह से हवा निकलेगा उसके साथ थोड़ी-सी उसमें हीट होगी, थोड़ी-सी गर्मी होगी। तो ठीक, जब आपके मुख से ये बाहर निकले थोड़ी-सी उसमें गर्मी का मतलब आपको एक एहसास होता है। तो ऐसे सभी वर्डों को क्या बोलेंगे, संघर्षी व्यंजन। ये कौन होते हैं? 4 होते हैं, छ, छ, स, ह। ठीक? तो ये आपको याद रख लेना है। तो ये तीनों में अंतर मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको मैं बार-बार नहीं बताऊँगा और आप चीज़ें इसको अब ये आ गया तो आप गलत करके नहीं आएँगे, ये आप हमसे वादा करिए। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, इन तीनों में अंतर आप थोड़ा-सा समझ लेंगे। ठीक? इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा टेलीग्राम पे, जैसे ये क्लास अपलोड हो जाएगा उसके 1 घंटे बाद। तो आप वहाँ से आप कमेंट में जाइएगा तो मैंने वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल रखा है, वहाँ से आप जो है चीज़ों को कर सकते हैं। आइए और बात करेंगे। अब थोड़ा-सा कुछ कन्फ्यूजनिंग पॉइंट होती है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो प्रश्न में अगर ध्यान दिया जाए तो स्पर्श और संघर्षी व्यंजन के बारे में पूछा गया है, ना कि स्पर्श संघ, दोनों में अंतर होता है, याद रखिएगा। स्पर्श स्पर्श और संघर्षी व्यंजन ये दोनों अलग-अलग होते हैं। स्पर्श व्यंजन अलग होता है, संघर्षी व्यंजन अलग होता है और स्पर्श संघर्षी व्यंजन अलग होता है। ये 3 चीज़ें होती हैं, याद रखना है। समझ में आया? तो इनके बारे में थोड़ा-सा अंतर आपको समझ लेना है कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या होगा कि जब उच्चारण के अनुसार जब प्राणवायु मुख्य अवयवों को स्पर्श करती है,
जैसे आपका जीभ जो है अन्य क्या कहते हैं कि जब प्राणवायु, हाँ, याद रखिएगा तो उससे जब प्राणवायु यानी आपका जो मुख से निकलने वाली हवा है, वो अन्न आपके मुख के अन्य हिस्सों का स्पर्श जब जीभ स्पर्श करेगी तो उसे स्पर्श व्यंजन कहलाएगा। लेकिन जब आपका प्राणवायु जब आपका आपके मुँह से निकलने वाला जो हवा है, जब वो स्पर्श करेगी और संघर्ष के साथ बाहर निकलती है, तो उन्हें स्पर्श संघर्ष व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श संघर्ष व्यंजन कौन होंगे? 4 होंगे, च, छ, ज, झ। ये आपको याद रख लेना है। ठीक, नोट आपको एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि आपको प्रश्न में उस विकल्प का चयन करना था जिसमें स्पर्श संघर्षी व्यंजन नहीं है, तो विकल्प 2 सही है। च, छ, ये रीजन क्या है? क्योंकि जो उसमें ऑप्शन दिया था स्पर्श संघर्षी व्यंजन में, तो जो ल और य है, आप देखिएगा ये जो ऑप्शन दिया था इसमें, तो इसमें मैंने ये क्यों चूज़ किया था? क्योंकि ये जो ल और य है, ये ल और य है, ये कैसे? ये अंतःस्थ व्यंजन है। अंतःस्थ नहीं पूछा, बोला था स्पर्श और संघर्षी व्यंजन। ये आपके क्या हैं? अब देखिए ये आपके स्पर्श और संघर्षी व्यंजन है, लेकिन ये जो य ल है अंतःस्थ व्यंजन है, इसलिए बोलेंगे कि हमारा ऑप्शन क्या होता है? अंतःस्थ व्यंजन, इसलिए हम बोलेंगे ऑप्शन हमारा सही होता है। अब यहाँ आपको याद रखना है भाई, यहाँ स्पर्श व्यंजन तथा स्पर्श संघर्षी व्यंजन दोनों भिन्न है, एक नहीं, इसको आपको याद रखना है। स्पर्श व्यंजन और स्पर्श संघर्षी व्यंजन दोनों एक अलग होते हैं, ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा अगर हम बात करेंगे कि जैसे ऑप्शन हमारा ये था, पहला ऑप्शन था ट, ये ऑप्शन था कि सर ये हमारा स्पर्श संघर्ष से व्यंजन क्या हुआ, ये हमारा स्पर्श संघर्ष से व्यंजन क्या हुआ, ये हमारा स्पर्श संघर्ष से व्यंजन क्या हुआ। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक, जिससे आपको जो कन्फ्यूजन होगा क्लियर होगा। तो आपको याद रखना है, जैसे ये ऑप्शन था ठ, ढ, ह, ड। इसमें जो ठ, ढ, ड है, ये क्या है? स्पर्श व्यंजन है, ट वर्ग के हैं, ठीक। और जो ह है ये संघर्षी व्यंजन। आपसे ये पूछा था स्पर्श संघर्ष व्यंजन कौन नहीं है, तो ये दोनों हैं, इसमें से जितने हैं सभी अक्षर थे, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो गया था। ऐसे हम बात करें ख, श, ग, ट, तो इसमें ख, ग, ट जो है ये हमारा क्या है? स्पर्श व्यंजन है। और जो श है ये संघर्षी व्यंजन है। ऐसे ख, स, भ, प में हम देखेंगे तो जो ख, भ और प है, ये हमारे क्या है? स्पर्श व्यंजन है, और जो स है हमारा संघर्षी व्यंजन है। तो इस तरीके की चीज़ों को हम कर लेंगे और आसानी से इसको कर लेंगे। जानते हैं, आपको समझना है कि ये जो वर्ण के भेद होते हैं, वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण, आपको याद रखना है, ठीक। वर्ण के 2 भेद होंगे, एक स्वर एक व्यंजन होते हैं। अब जो आपका व्यंजन होगा, आपका जो व्यंजन होगा, इसको भी हम 3 वर्गों में बांटते हैं व्यंजन वर्ग। एक तो हम बोलेंगे स्पर्श व्यंजन, एक तो बोलेंगे अंतःस्थ व्यंजन, एक तो बोलेंगे उष्म व्यंजन, ठीक। आप समझना, स्पर्श व्यंजन कितने हो गए? तो 25 होते हैं। क वर्ग के, माफ करिए, ये देखिए आप गिन लीजिए, 20 होते हैं। देखिए इसमें कौन कौन है? एक क वर्ग के, च वर्ग के, ट वर्ग के, त वर्ग के और प वर्ग के, ये सभी क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक। अंतःस्थ व्यंजन कौन? तो य, र, ल, व क्या बोलेंगे? अंतःस्थ व्यंजन। उसमें व्यंजन किसको बोलते हैं? छ, स, स, ह को, ठीक। इस तरीके से हम स्वर की बात करेंगे, स्वर की, तो स्वर के बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए। तो स्वर वर्ण में स्वर को भी हम 2 तरीके के बांटते हैं, एक मूल स्वर होगा, एक संयुक्त स्वर होगा। आप याद रखना, एक मूल स्वर और एक संयुक्त स्वर। मूल स्वर क्या हो गए? तो जिसमें जैसे ये जो किसी अन्य आपके जो है, जैसे कि अब संयुक्त स्वर क्या होता है? जैसे ए है, आप याद रखिएगा, मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, देखिएगा आप। जैसे ए है, ए क्या होता है? ए अ और ए से बना है, तो यानी ए पूरी रूप से किसी अन्य पे निर्भर है, अ और ए पर निर्भर है, यानी किन्हीं 2 अक्षरों से मिलकर बना है, तो ये संयुक्त स्वर हो जाएगा। और तुम्हारा अ और ओ से मिलकर बना है, ये भी संयुक्त, दोनों 2 अक्षरों से मिलकर बना है, लेकिन ये किसी अक्षरों से मिलकर बना है, बल्कि ये खुद अपने आप में मूल है। खुद एक बेसिक, ये इन्हें बोलते हैं, बेसिक अल्फ़ाबेट बोलते हैं, क्योंकि ये किसी के अन्य के सहारे नहीं बोले जाते, ये खुद स्वतंत्र होते हैं, तो इन्हें बोला जाएगा मूल स्वर। आपको याद रख लेना है, ठीक। चलिए आइए 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, चीज़ों को क्लियर करते चलते रहते हैं। अगला है कि हिंदी में आगत व्यंजन क्या होते हैं? आपको क्या जवाब देना है, इसमें से आगत व्यंजन क्या है? आप जवाब दीजिए थोड़ा सा, ठीक। अब इसमें आप आगत व्यंजन क्या हो जाएगा, आपको थोड़ा देखना है कि जो हमारा ज होता है, जो हमारा ज होता है, ये हमारा क्या है? आगत व्यंजन। आगत व्यंजन क्या होता है? आइए जानते हैं। तो देखिए, अब आगत व्यंजन क्या होता है? देखिए अब ये सही उत्तर ज है। देखिए आगत क्या होता है कि देखिए ज में क्या है, यहाँ पे इस तरीके का, यहाँ पे एक बिंदी लगी है, ठीक। तो आगत व्यंजन क्या होता है कि हिंदी में अंग्रेजी और उर्दू भाषक शब्दों को शुद्ध रूप से लिखने और उच्चारण के लिए केवल व्यंजन शब्दों में एक बिंदु लगाया जाता है, ठीक। क्योंकि हिंदी में काफ़ी ऐसे शब्द होते हैं जो उर्दू के प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन उन उर्दू के शब्दों को हिंदी में शुद्ध तरीके से प्रयोग करने के लिए उन व्यंजनों के नीचे हम लोग जो है एक बिंदी लगा देते हैं, ठीक। और जिन
व्यंजन के नीचे बिंदी लगा दिया जाएगा उन्हें क्या बोला जाता है, इसे ही आगत व्यंजन कहते हैं। जैसे आप देखिएगा एक उदाहरण, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो जैसे क है, ख है, ग है, फ है, ये सभी क्या हो रहे हैं, सबके नीचे बिंदी लगा है, सबके नीचे बिंदी लगा है, तो ये सभी हमारे आगत व्यंजन हो जाएंगे। ठीक, देखेंगे यहाँ पे अगर आप सबको देखेंगे तो केवल और केवल ज के नीचे ही बिंदी लगा हुआ था, ऐसे करके ऐसे, बाकी किसी के नीचे बिंदी, तो ये केवल यही हमारा क्या हो जाएगा, आगत व्यंजन। तो किसी भी व्यंजन के नीचे यदि बिंदी लगा हो तो उसे हम बोलेंगे आगत व्यंजन। कुछ और जान लेते हैं, जैसे अगर हम बात करेंगे दंत व्यंजन का, तो व्यंजन जो दंत से उच्चारित होने वाले व्यंजनों को कहा जाता है। थोड़ा सा आप देखेंगे, जैसे दंत व्यंजन क्या हो जाएंगे, जैसे दंत व्यंजन दंत से उच्चारित होने वाले व्यंजनों को कहा जाता है, जैसे त, थ, द, ध, न। ये ऐसे व्यंजन हैं जब आप बोलते हैं तो आपका जीभ जो है आपके दांत से टकराता है, आपका जीभ आपके दांत से टकराता है। त, थ, द, ध, न आप बोल कर देखिए, और इसीलिए इनको बोला जाता है दंत व्यंजन। क्या बोला जाएगा, दंत व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होता है कि जैसे आपका जो च वर्ग होता है, ठीक, च, छ, ज, ट, ठ, ये सभी क्या है, स्पर्श व्यंजन है। ठीक, आप देखेंगे अगर ये जो मैं बात करूँगा, ये क्या है, ये आपका च वर्ग का है स्पर्श व्यंजन, ये स्पर्श व्यंजन है। तो ये सब क्या कहलाएंगे, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, आपको याद रखना है। संयुक्त व्यंजन के बारे में आपको ध्यान ध्यान देना है कि जो संयुक्त व्यंजन है दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बने होते हैं। कौन कौन संयुक्त व्यंजन होते हैं, एक छ होता है, एक त्र होता है, एक ज्ञ होता है, एक स्र होता है। चार संयुक्त व्यंजन होता है, आपको याद रख लेना है, छ, त्र, ज्ञ, स्र। अब आपसे पूछ लेगा वहाँ पे कि बताइए इस तरीके का जो छ है किनका किनका सम्मिश्रण है, तो ऐसे दे देगा क, र, क, स, क, इस तरीके की दे देगा। तो आपको जो छ होता है आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये वाली बात कि जो ये छतरी वाला छ होता है ये किससे मिलकर बना होता है, क, धन, स से मिलकर बना होता है। चित्त जो ये होता है किससे मिलकर बना होता है, क, धन, स से मिलकर बना होता है, आपको याद रखना है। ऐसे आपको याद रखना है कि जो त्र होता है, जो त्र होता है ये किससे मिलकर बना होता है, त, धन, र से। जो ज्ञ होता है जिसे ज बोलते हैं तो ज, धन, य से। स्र होता है स, धन, र से मिलकर बना होता है। तो ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ये यहाँ से दिमाग में बैठा लेना है। तो आइए और कुछ प्रश्न को लेते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है, महाप्राण कौन है इसमें से। ठीक, अभी चार ऑप्शन दिया है, ये य, द, ल, न, इसमें से महाप्राण कौन है। ठीक, तो महाप्राण भ है, जानते हैं ये अल्प प्राण महाप्राण क्या होता है। तो देखिए आप यहाँ पे देखिए अल्प प्राण क्या होता है, देखिए ये एक आपको याद रख लेना है। तो जैसे क होता है, ख होता है, ग होता है, घ होता है, अंगा होता है, आपको याद रखना है। ठीक, तो पहला तीसरा जो सम संख्या होती है, पांचवा, ये क्या होते हैं हमारे, ये हमारे होते हैं अल्प प्राण, क्योंकि इन्हें बोलने में कम समय लगता है। इनसे दो गुना समय लगता है इन दोनों में, यानी चौथा और आपका सॉरी दूसरा और चौथा। तो पहला तीसरा और पांचवा जो होता है अक्षर के क्रम से अगर देखा जाए, तो पहला तीसरा और पांचवा, मैं क्या बोला, अक्षर के क्रम से देखा जाए तो पहला तीसरा क वर्ग का पहले तीसरा पांचवा अल्प प्राण हो, च वर्ग के पहले तीसरा पांचवा, त वर्ग के ट वर्ग के, प वर्ग के, और य र ल व, ये आपसे कन्फ्यूज करने की पूछ लेगा, य र ल व ये सभी क्या कहलाएंगे, अल्प प्राण। क्या कहलाएंगे, अल्प प्राण। महाप्राण की यदि हम ऐसे बात करें तो महाप्राण क्या कहलाएगा, आपको देखिए जो दूसरा और चौथा वर्ड है, ख, घ, श, झ, ट, ठ, ढ ना, इस तरीके से, और यहाँ पे जो आपका छ, स, ह कहलाएगा, ये आपको क्या कहलाएगा, महाप्राण। तो ये दोनों कन्फ्यूज नहीं होना, आपको इसको याद कर लेना है। थोड़ा सा आपको परिभाषा इससे पूछ लेगा, ठीक, यहाँ से इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट परिभाषा आपसे पूछ लेगा कि अल्प प्राण बताइए क्या होता है। तो जिन वर्डों के उच्चारण में कम श्वास निकले, यानी बोलने में बहुत कम आपसे मुंह से हवा निकले, यानी सांस निकले, तो उसे बोलेंगे अल्प प्राण। जबकि अधिक श्वास निकले तो उन्हें बोलेंगे महाप्राण। ठीक, तो ये छोटा सा एक परिभाषा है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आएगा, आप याद रखना। छ का क्रम किस वर्ण के बाद आएगा, क के बाद आएगा, स के बाद आएगा, श के बाद आएगा, कि ह के बाद आएगा। ठीक, अब वर्ण क्रम क्या होता है ये थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखिए अब यहाँ पे तो हिंदी शब्दकोश में क्रम क के बाद छ आता है, क के बाद छ आता है, क के बाद छ आता है, अन्य विकल्प असंगत है, अतः सही विकल्प क्या है, क। आपसे यही पूछा था ना, देखिए कि छ का क्रम किसके बाद आएगा, छ का क्रम किसके बाद आएगा, तो क के बाद ही छ आता है। अब लोग सर ऐसे कैसे आप बोल रहे हैं, चलिए आइए हम करके देखते हैं कैसे। क के बाद आपको लग रहा है नहीं सर ख आएगा, आइए देखते हैं, थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं।
देखिए, जो क शब्द होता है शब्दकोश में, आपको याद रखना है, ये आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए बोलेगा कि जैसे शब्दकोश में बात करूँगा कि क, तो क के बाद क्या हो रहा है? क किससे मिलकर बना होता है? जो छ होता है छतरी वाला, ये किससे मिलकर बना होता है? आपको यहाँ ध्यान देना है। ये मिलकर बना होता है क धन स से। छ किससे मिलकर बना होता है? क धन श से। तो याद रखना है। तो ये क के बाद किसका नंबर आ रहा है? छ का नंबर आ रहा है। ठीक। तो यहाँ पे जो छ होता है, ये किससे, ये क के बाद ही छ का नंबर आता है, याद रखना है। परंतु हिंदी वर्णमाला में क्या होता है कि देखा, हिंदी वर्णमाला में श, श, ह के बाद छ आता है। हिंदी सबको, हिंदी वर्णमाला दोनों में क्रम में अंतर होता है, याद रखना है। हिंदी अगर वर्णमाला में पूछे तो आपको कहना पड़ेगा कि श, श, ह के बाद आपका छ आता है। लेकिन आपसे पूछे हिंदी शब्दकोश में, जैसे आप एक डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी जैसे आपको अगर ये मीनिंग हो गया, मैं इंग्लिश में जैसे बात करूँ का एप्पल हो गया, बॉय, तो एप्पल के बाद बॉय का मीनिंग लिखा है क्योंकि ए के बाद बी अल्फ़ाबेट आता है। वैसे अगर हिंदी शब्दकोश की बात करा जाए, ये तो इंग्लिश डिक्शनरी था, तो उसमें अगर बात करें हिंदू शब्दकोश, हिंदी वर्णमाला में दोनों के क्रम में अंतर होता है, याद रखना है। तो अगर आपके हिंदी शब्दकोश में पूछे जाए तो क के बाद क्या आएगा? श आएगा, ठीक। और अगर हिंदी वर्णमाला में पूछे तो क के बाद क्या आएगा? ख आएगा, ठीक। वर्णमाला में पूछे छ से पहले क्या आएगा? जैसे स, ह के बाद छ आता है, इस तरीके से आता है। स्पष्टीकरण क्या है? स्पष्टीकरण सीधी सी यही बात है इसका कि भाई जो छ होता है एक संयुक्त व्यंजन है, आपको याद रखना है, जिसमें क और धन स से मिलकर बना होता है, व्यंजनों के मेल से बना होता है, अतः शब्दकोश में यह क के बाद आता है, जो श होता है क के बाद होता है। और शब्दकोश में क्रम में सभी संयुक्त व्यंजनों का स्थान इसी तरह निर्धारित होता है, जैसे त के बाद त्र आता है। जैसे अगर हम पूछे त्र के पहले क्या आएगा? त किससे मिलकर बना होता है त्र? त धन र से। तो बोलेंगे सर ये त के बाद क्या आएगा? तो आपको यहाँ पे यानी त के बाद क्या आ जाएगा? आप त के बाद त्र आएगा, ठीक। इसमें बोलो ज्ञ, तो ग क्या किस के बना होता है? आप बोलेंगे सर ज धनिया से, तो ज के बाद क्या आएगा? ज्ञ आएगा। तो इस तरह की चीज़ों को आपको याद रख लेना है, ठीक। चलिए, अब वर्णों को व्यवस्थित समूह क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं, आपको याद रखना है। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। उच्चारण के आधार पे आपसे पूछे, देख लिया, आपको ध्यान देना है। यहाँ पे चीज़ों को बहुत आपको कन्फ्यूज करेगा। लेखन के आधार पे पूछे तो आपको बोलेंगे आपको 52 वर्ड हैं। कितने हैं? 52 वर्ड हैं। उच्चारण के आधार पे आपसे पूछे तो आपको बोलना है 45 वर्ड है। 45 वर्ड में कौन-कौन? तो 10 स्वर और 35 व्यंजन। अब आपको अगर बोला जाए लेखन के आधार पे तो 13 स्वर और 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन। तो ये आपको बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक। चलिए, एक और प्रश्न लेते हैं, 5वां प्रश्न। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? किस शब्द की वर्तनी सही है? अब आपको यहाँ पे शुद्ध करना है कि भैया ये सही तरीके से लिखा गया है, कहीं मात्रा में तो गड़बड़ नहीं है, ठीक। ये सही से लिखा गया कि ये सही से लिखा गया, आपको जवाब देना है, ठीक। चलिए, अब आपको यहाँ जवाब देना है कि देखिए ये जो सही होगा आपका क्या होगा? सही होगा, ये सही होगा। रीज़न क्या है? देखिए सीधी सी बात है, अनुग्रहित में ये वाला नहीं होता बल्कि ये वाला होता है। गृह किससे बनता है? इसी तरीके से चीज़ों को समझेंगे। गृह किससे बनता है? घर का जो गृह होता है ये इसी तरीके से लिखा जाता है कि इस तरीके, इसको तो ग्रह लिखा जाता है। तो गृह से याद रखना है, वो अनुग्रहित होता है, ठीक, गृह से। तो ये आपको याद रखना है। तो अनुग्रहित का जो सही शब्द होगा ये होगा, सही शुद्ध जो वर्तनी होगा ये होगा, क्या होगा? ये होगा, आपको याद रखना है। क्या होगा? अनुग्रहित जो शब्द का वर्तनी शुद्ध ये होगा, ठीक। और शेष जो है आपका गलत है। तो अब आपको याद रखना है अनुग्रहित का अर्थ होता क्या है? अनुग्रहित का अर्थ होता है उपकृत, कृतज्ञ, एहसानमंद भी होता है। अनुग्रहित क्या अर्थ होता है? ये इसके पर्यायवाची आपको याद रखना है। अनुग्रहित क्या होता है? उपकृत, या जिसके ऊपर उपकार किया गया है, या जो कृतज्ञ हैं, जो या एहसान को मानने वाले को बोलेंगे एहसानमंद, कृतज्ञ बोलेंगे, या उपकृत बोलेंगे, या अनुग्रहित बोलेंगे, ठीक। अनुग्रहित का अर्थ सीधा सीधा से यही सब तीनों अर्थ होता है, आपको याद रख लेना है, ठीक। वर्तनी होता क्या है? थोड़ा समझना है कि लिखने की रीति को वर्तनी कहते हैं। आप किसी चीज़ कैसे लिख रहे हैं, ठीक। आपने पिता लिखा, तो ये जो प में छोटी एक मात्रा लगाया तो ये लिखने का तरीका है कि पिता में जो लिखने की इसका शैली है, तरीका है। तो जो लिखने की रीति होती है उसे वर्तनी शब्द का अर्थ उच्चारित होने वाले शब्द के लेखन में प्रयोग होने वाले लिपि चिन्हों के व्यवस्थित रूप कहा जाता है। ये लिपि चिन्ह है, ये चिन्ह है और ये अक्षर हैं, लिपि हैं। तो इनका एक व्यवस्थित जो रूप होता है हमारे यहाँ कहलाएगा वर्तनी कहलाएगा। कंठ ध्वनियाँ कौन कौन से आपको याद रखना है? बताइएगा आप, कंठ ध्वनि कौन कौन है? क ख ट ठ न म फ ब, तो कौन है आप बताइएगा, ठीक। अब आपको याद रखना है जो क ख होता है ये हमारी कंठ ध्वनियाँ होती हैं। आइए थोड़ा सा ध्वनियों के बारे में हम जान लेते हैं, ठीक। तो कंठ ध्वनियों में कौन कौन होता है? तो जो क वर्ग होता है ये सभी को कंठ ध्वनियाँ बोला जाएगा, ठीक। जैसे क ख ग घ ये सभी क्या हैं? कंठ ध्वनियाँ हैं। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। अब जो फ ब है, ये जो आपका ये देख रहे हैं, ये जो फ ब थे, ये जो फ ब थे, न म थे या फिर ट ठ, ये कौन थे? तो आइए थोड़ा इसको समझते हैं। तो जो प वर्ग होता है,
प वर्ग जिसमें फ ब आता है वो वुष्ठ वर्ग होता है। जो ट वर्ग होता है उसे मूर्धा वर्ग बोलते हैं। जो त वर्ग होता है उसे नासिक के बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए आगे एक और प्रश्न को लेते हैं। ये जो कौन है वर्ड जो अमानक वर्ण है। अमानक वर्ण क्या होता है कि जो वर्णमाला में उपस्थित ध्वनियों में से नहीं है। ठीक, वर्णमाला में जो ध्वनि के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता ये कौन है, तो आपको याद रखना है ये। जब आप वर्णमाला पढ़ते हैं तो कहीं क्या ये सब दिखना आता है क्या ना, क आएगा, ख ग घ अंगा च छ ज झ ये नहीं दिखेगा क्योंकि ये वर्ड ध्वनि नहीं है, बल्कि ये दो चीज़ों से मिलकर बना बाद में ये एक तरह का शब्द बन गया है। ठीक, तो वर्ड ये शब्द है, वर्ड नहीं है। तो वर्ड सीधे से वर्ड बात कर रहा है तो ये वर्ड नहीं है, शब्द है। ठीक, तो पहले ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन गलत। कौन नहीं है तो यही नहीं है, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, आपको कर लेना। चलिए आइए थोड़ा समझते हैं। तो हाँ, ये आपको समझना है कि ब मानक वर्ण नहीं है। स्पष्टीकरण ये है कि जो ब वर्णमाला में उपस्थित ध्वनियों में से नहीं है, क्योंकि ब, ह और अ के प्रयोग से बना होता है। ये जो हो किससे ये ब, ह और अ से बना होता है। और जो ख, ग, ज, फ है ये मानक वर्ण है क्योंकि इनका प्रयोग होता है अपना, आपको याद रखना है। ठीक, चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं। ठीक, और जैसे आपका आ गया उच्छिष्ट व्यंजन कौन है? उच्छिष्ट व्यंजन कौन है? तो आपको याद रखना है। तो जो ये होते हैं आपको याद रखना है। ये यानी ये आपको याद रखना है। जो ये तो ड़ और ढ ये हमारे क्या होते हैं? उच्छिष्ट व्यंजन। जो नीचे बिंदी लगा होता है इसीलिए इसको बोलते हैं उच्छिष्ट। क्या बोलते हैं? उच्छिष्ट बोलते हैं। तो आपको थोड़ा सा और याद रख लेना है भैया, उपरोक्त में ये ड़ उच्छिष्ट व्यंजन है। उच्छिष्ट का अर्थ क्या होता है कि फेंकना या फेंका हुआ। आपको याद रखना है, ऐसे पूछ सकता है आपसे कि भैया उच्छिष्ट का अर्थ क्या होता है, तो आपको याद रखना उच्छिष्ट का अर्थ होता है फेंका, फेंकना या फेंका हुआ। अतः वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग वेग से ऊपर उठकर मूर्धस टकराकर तुरंत उसी वेग से नीचे लौट आता है। जैसे आपका ये जीभ है, तो आप बोले तो जीभ आपका जीभ का ये आगे वाला भाग ये ऊपर उठता है और उसके बाद ये वेग से अग्रभाग ऊपर वेग से ऊपर उठा और मूर्धा से टकरा कर ऐसे हल्का सा टेढ़ा हुआ और तुरंत तो उसी वेग से नीचे गिरा। तो ऐसे इस तरीके का कुछ इस तरीके के जो जैसे ड़ तड़ा तुरंत आपका जीभ का आगे वाला भाग ऊपर जाएगा तुरंत नीचे गिरता है। तो इसलिए इसको बोला जाता है उच्छिष्ट व्यंजन। ठीक, इसके इसे किसी अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे इसे ताड़न जात व्यंजन भी बोलते हैं। हाँ, दृष्टस्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं। तो सिर्फ ड़ और ढ ये सभी ताड़न जात व्यंजन या द्विस्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें कांठ व्यंजन या जो कौन होते हैं जो गले से बोला जाता है। तालब व्यंजन जो है माफ़ करिए जो क्या कहते हैं जो कठोर तालु से बोले जाते हैं। मूर्धन्य क्या होता है जो आपके अगले भाग से बोले जाते हैं। ठीक, जो दांत जब आप बोलते हैं जीभ जब दांत से टकराए तो उसे दंत व्यंजन बोलेंगे। और ये दांतों के मूल से यानी जहाँ जड़ होता है उससे जीभ टकराती है। ओष्ठ जब आपके दोनों होंठ टकराए, दंतों जब निचले होंठे व ऊपरी दांत आपसे टकराए। तो इस तरीके से पहचान लेना है आपको। क वर्ग में ये सभी कंठ व्यंजन हो गए, तालव्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन, दंत व्यंजन, वर्ष्य व्यंजन, होष्ठ व्यंजन और दंतोष्ठ व्यंजन। ये आपको यहाँ कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक, आपको एक और प्रश्न लेते हैं। बोलते समय मुंह के किन उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है? बोलते समय मुंह के किन उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है? आप तो याद रखना कितने जगह। तो बोलते समय आपको पाँच पाँच जगह मुख्य हिस्सों को कहीं न कहीं टच किया जाता है, स्पर्श किया जाता है। तो 5 उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, जैसे कंठ, तालु, मूर्ध, दंत और होष्ठ। ये 5 स्थान कौन होते हैं? या तो आप कंठ का प्रयोग करेंगे या तालु से टच होगा या आपका ऊपर से टेढ़ा होगा, जीभ ऊपर टकराएगा और दंत होगा या होष्ठ होगा। तो ये 5 स्थान होते हैं। आपको याद रखना है थोड़ा सा इसकी डिटेल से कि कंठ क्या होगी। भाई जिन ध्वनियों के उच्चारण में कंठ और तालु दोनों का प्रयोग होता है उन्हें कंठ तालव्य ध्वनि कहते हैं। जैसे अगर हम स्वरों की बात करें तो जो आ होते हैं ये सभी कंठ तालव्य माफ़ करिए कंठ ध्वनि होते हैं। और बाकी जो क वर्ग होता है ये तो कंठ ध्वनि होते हैं, आपको पता ही है। तालव्य क्या होता है? तालव्य व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो जिनके उच्चारण जीभ के पिछले भाग को तालु से संघर्ष करना पड़ता है। जीभ का जो पिछला भाग होता है ये वाला, ये आपके तालु से नीचे यानी जो नीचे आपका मुंह होता है इससे आपको टच करना पड़ता है। तो ऐसे जैसे च छ ज झ इयाँ ये सभी आपका हो गया। माफ़ करिए च ज झ इयाँ। मूर्धन्य क्या होगी कि मूर्धन्य व्यंजन ऐसे किरीट व्यंजन हैं, यानी ये क्या करते हैं कि जिह्वा के लचीले के सामने के हिस्से से उच्चारित होते हैं जो जिह्वा द्वारा वर्ष कटक और कठोर तालु के बीच उच्चारित होते हैं। ये कौन कौन हो गया आपको याद रखना है। ट ठ ड़ ढ़ ढ़। दंत क्या? दंत ध्वनियाँ वो होती है जिनके उच्चारण में जीभ दांतों के पिछले भाग को छूती है। त थ द ध न। होष्ठ जब आपके दोनों होठों के मिलने पर बनती है तो इसे होष्ठ व्यंजन बोलेंगे। तो इस तरीके से प्रश्न हो जाएगा। ठीक,
आइए एक लास्ट प्रश्न लेते हैं और इस टॉपिक को आज क्लियर कर देते हैं। एक और इस पे मैं बनाऊंगा वीडियो जिस पे आपको बिल्कुल चीज़ों को क्लियर कर दूंगा। आइए थोड़ा सा चलते हैं। समझ आ गया? पश्च स्वर नहीं है, पश्च स्वर नहीं है, आपको ध्यान देना है। अब ये है, ये है, ये पश्च होते होते क्या, ये थोड़ा जानते हैं। तो देखिए जो ई है ये पश्च स्वर नहीं है। इसका रीजन क्या है ये थोड़ा सा जानते हैं, स्पष्टीकरण थोड़ा सा हम पढ़ते हैं कि पश्च स्वर क्यों नहीं है। आइए थोड़ा समझते हैं। देखिए जीवा के आधार पर स्वर का जो वर्गीकरण 3 भागों में किया जाता है। अग्रस्वर जीवा के आधार पर, याद रखना है यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाएगा जीवा के आधार पर जो है स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अग्रस्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। ठीक। और याद रखना जो ओ आ होते हैं ये सभी क्या कहलाते हैं, पश्च स्वर कहलाते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण जीवा के पश्च स्पर्श होता है। पश्च स्वर क्या होगा देखिए, जिससे आपका ये जीव है। ठीक। तो अगर जीवा के मध्य भाग से बोला जाता है तो मध्य स्वर, पश्च भाग बोला जाता है तो पश्च स्वर, अग्र भाग से बोला जाता है। यानी जब आप मान लेते हैं ऊ बोल रहे हैं तो ऊ बोलने के लिए आपको इन दोनों को, जैसे ऊ बोलने के लिए आप अगर इन जीभ के इस हिस्सों को ना हिलाएं, आप चेक करिए बोलकर ऊ, तो आप अगर जीभ के आगे और बीच वाले हिस्से को नहीं हिलाए फिर भी आप जो है केवल इसी में कंपन होगा और आप उस अक्षर को, वर्ड को अच्छे से बोल लेंगे। तो इसे बोलेंगे यानी केवल पश्च हिस्से को यूज करके बोल पाया जा रहा है तो इसे बोलेंगे पश्च स्वर। इस तरीके से केवल अगर आगे वाले हिस्से को यूज करके बोला, बिना इसके नहीं बोला जाएगा तो ये अग्र स्वर कहला लेगा। ऐसे केवल मध्य स्वर को यूज करके बोल दिया जाएगा तो उससे बोल जाएगा मध्य स्वर बोल दिया जाएगा। आपको याद रखना है कि जो ऐसे अग्र स्वर में कौन कौन हो जाएंगे। आप क्या रखना है, अग्र स्वर में जैसे आपका पहला ले लीजिए ई ए। मध्य स्वर में आपका अ हो गया। पश्च स्वर में क्या हो गया उ ओ आ। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रख लेना है। तो ये क्लास यहीं रखते हैं। बाकी आपसे एक यही रिक्वेस्ट है कि यदि आपको हमारी थोड़ी सी हेल्प करनी हो तो प्लीज़ आप आज की क्लास को यूट्यूब पर अपने लगा दीजिए और बताइएगा ये क्लास आपको कैसे लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें जो सुधार करना है या आप अन्य टॉपिक कौन चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हिंदी में ही। तब तक के लिए आप जो है चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुनने का सभी का धन्यवाद।